हेलो दोस्तों, हमारे चैनल वादा हिंदी कहानियाँ में आपका स्वागत है। एक बंधन ऐसा भी के भाग 10 में हमने देखा कि विक्की रिया को गुस्से में बहुत कुछ कह देता है और रवि से किया वादा तोड़ने पर उससे माफ़ी मांगता है। चलिए इस कहानी में हम आगे चलते हैं। पूरे घर में एक मायूसी सी छा जाती है, एक मातम सा छा जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस घर की जान ही छीन ली हो। रवि तो बिल्कुल बेजान सा पड़ा रहता है, उसकी आंखों के आंसू जैसे सूख चुके हों। सबके लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। सभी के आंखों से आंसू की जैसे नदियां बह रही हो। कुछ ही देर बाद वहां निशा की माँ का फोन आता है। उनका मन बहुत बेचैन रहता है। वो निशा से बात करना चाहती है, पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि वो उनसे क्या कहे। फोन पर उन्हें कुछ भी बताया नहीं जाता, बस उन्हें कहा जाता है कि निशा उन्हें बहुत याद कर रही है, वो उससे मिलने आ जाए। जैसे जैसे ये खबर लोगों को पता चलती है, वैसे धीरे धीरे सभी रिश्तेदार, नातेदार, आस पड़ोस के लोग सभी जुट जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद निशा की माँ भी वहाँ आ जाती है। वो निशा को उस हाल में देख अपने आप को संभाल नहीं पाती। सभी उन्हें संभालने की कोशिश करते हैं, पर उनके लिए ये बर्दाश्त करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये बर्दाश्त करना एक माँ के लिए बहुत मुश्किल है। निशा उनकी इकलौती संतान है और उनके जिगर का टुकड़ा, मानो किसी ने उनके जिगर के 1000 टुकड़े कर दिए हो। कुछ ही देर में वहाँ सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सभी के आ जाने के बाद सभी रीति रिवाजों के साथ निशा की विदाई की तैयारी की जाती है। रवि को कमरे में ले जाया जाता है। रवि बिल्कुल खामोश, एक पत्थर जैसा बन जाता है। वो चुपचाप खामोश पड़ा रहता है, ना तो वो रोता है और ना ही कुछ कहता है, बस मानो जैसे एक पत्थर की मूरत हो। जब सारी तैयारियां हो जाती हैं, तब रवि को बाहर बुलाया जाता है। उसके दोस्त उसे कमरे से बाहर लेकर आते हैं। रवि जब बाहर आता है तो सभी उसे देखकर रो पड़ते हैं। रवि की हालत किसी से देखी नहीं जाती। सभी रीति रिवाजों को तो पूरा कर दिया जाता है, पर अभी भी आखिरी काम बाकी है। रवि निशा की मांग में सिंदूर भरता है और गले में मंगलसूत्र पहनाता है। ये पल सबके रोंगटे खड़े कर देता है। किसी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते, मगर रवि की आंखों से आंसू का एक भी कतरा नहीं बहता। उस वक्त रवि अपने आप को संभाल लेता है। वह बहुत ही हिम्मत के साथ निशा को विदा करता है। जब निशा को घर से बाहर ले जाया जाता है तो ऐसा लगता है कि सबकी जान ही निकाल दी गई हो। सब रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। सबका रो रो कर बुरा हाल रहता है। निशा को सभी रीति रिवाजों और सम्मान के साथ आखिरी विदाई भी दे दी जाती है। रवि निशा के माथे को आखिरी बार चूमकर उसकी चिता को आग देता है। जब उसकी आग ठंडी हो जाती है तो सभी घर जाने लगते हैं। रवि के भैया रवि को भी घर चलने के लिए कहते हैं, पर रवि अपनी निशा को छोड़कर जाना नहीं चाहता। तभी रवि के दोस्त भैया से कहते हैं, भैया आप सब जाइए, हम रवि को लेकर आते हैं। भैया और बाकी सभी लोग चले जाते हैं। रवि और उसके दोस्त वहाँ कुछ देर रुकते हैं। कुछ देर बाद रवि के दोस्त उसे चलने के लिए कहते हैं, मगर रवि जाने से मना करता है। वो उन सभी को वहाँ से जाने के लिए कहता है, मगर वो सभी उसे अकेला नहीं छोड़ते। अब तक तो रवि ने खुद को संभाल लिया, मगर सबके जाने के बाद रवि अपने आप को रोक नहीं पाता। वो बहुत रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, अपनी निशा को बुलाता है, उसे आवाज़ देता है। वो बार बार यही कहता है, निशा वापस आ जाओ, निशा वापस आ जाओ। उस वक्त वो खुद को रोक नहीं पाता। रवि को इस कदर देख उन सभी के रूह कांप उठती है। आनंद उसे संभालने की कोशिश करता है तो रवि आनंद से कहता है, आनंद आनंद निशा से बोल वापस आ जाए, उसे वापस आने के लिए बोल। मैं उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, बहुत दूर। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी उससे। उसे अब कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मैं उसे बहुत दूर ले जाऊंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं जी पाऊंगा मैं उसके बिना। मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बोल उसे लौटा, बोल उसे।
आज से पहले उन सभी ने रवि को इतना बेबस और लाचार कभी नहीं देखा। रवि आनंद को पकड़कर बहुत रोता है। उसकी वो तड़प किसी से देखी नहीं जाती। वो सभी उसे बहुत समझाते हैं, उसे घर चलने के लिए कहते हैं, मगर रवि निशा को छोड़कर वहाँ से जाना नहीं चाहता। पर किसी तरह वो सभी उसे समझा बुझाकर उसे घर लेकर जाते हैं। घर आने के बाद रवि चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। वो बिल्कुल अकेला रहना चाहता है। सभी से रवि की ऐसी हालत देखी नहीं जाती। सभी रवि के लिए बहुत परेशान रहते हैं कि रवि इस हादसे के बाद खुद को कैसे संभालेगा। जब रवि अपने कमरे में जाता है तो उसे हर तरफ निशा ही दिखाई देती है। उसे उसकी आवाज़ हर तरफ सुनाई देती है। रवि से ये बर्दाश्त नहीं होता कि उसकी निशा उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। निशा से जुड़ी हर एक याद उसे तड़पाती है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो अपने कमरे की सभी चीज़ों को इधर उधर बिखेर देता है। चीज़ों के गिरने की आवाज़ सुनकर सभी दौड़कर ऊपर उसके कमरे में जाते हैं। रवि जमीन पर बैठा रहता है। जब सब उसके पास जाते हैं तो देखते हैं कि रवि बेहोश पड़ा है। सब उसे फौरन बिस्तर पर लेटाते हैं। रवि को इस तरह देख सभी बहुत घबरा जाते हैं। रवि बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है। आनंद उसे देखता है और कहता है, रवि ठीक है, बस ये बेहोश हो गया है, उसकी बीपी लो हो गई है। आनंद उसे नींद का इंजेक्शन देता है जिससे कि रवि जितना सोएगा उसकी तबीयत के लिए उतना ही अच्छा होगा। कुछ देर सभी उसके पास बैठे रहते हैं। सभी को रवि की बहुत चिंता सताती है। रवि की ये हालत देख सभी बहुत डरे रहते हैं। कुछ देर बाद सभी अपने घर चले जाते हैं, मगर उसके भैया भाभी पूरी रात रवि के पास ही रहते हैं। वो उसे अकेला नहीं छोड़ते। उन्हें रवि की बहुत फिक्र होती है। अगले दिन जब रवि की नींद खुलती है तो वो निशा को आवाज़ देता है जैसे कि उसे कुछ याद ही ना हो। जब उसे याद आता है कि निशा तो अब है ही नहीं, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उस वक्त रवि के सभी दोस्त वहाँ मौजूद रहते हैं। ये देखकर सभी का दिल भर आता है। रवि के दोस्त उसे कहते हैं कि ये क्या किया तूने, क्यों ये कदम उठाया तूने, क्यों दूर कर दिया अपने प्यार को खुद से, इतना बड़ा फैसला ले लिया और किसी से कुछ कहा भी नहीं। माँ और रिया को समझाया जा सकता था, इतनी जल्दी हार गया, एक कोशिश तक नहीं की तूने। रवि उन सब की बातें सुनता है पर वो किसी से भी अपने अंदर के उस दर्द के बारे में कुछ नहीं कहता, मगर उसकी खामोशी आनंद को कचोटती है। न जाने उसे ऐसा क्यों लगता है कि रवि कुछ छुपा रहा है। उसके दोस्त उसे अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा उसके पास रहते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आती है। वो निशा की मौत के सिलसिले में कुछ बात करना चाहती है। पुलिस रवि से मिलना चाहती है। पुलिस को लगता है कि ये एक आत्महत्या है, पर रवि जब पुलिस से मिलता है तो वो उनसे कहता है कि ये एक हादसा था, एक एक्सीडेंट, निशा ने कोई आत्महत्या नहीं की। पुलिस के पूछने पर वो बताता है कि निशा शायद किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। ट्रेन कब उसके सामने आ गई शायद उसे पता ही नहीं चला और ये हादसा हो गया। पर पुलिस को रवि की बात पर भरोसा नहीं होता। इंस्पेक्टर कहता है कि मैं नहीं मानता कि कोई इतनी गहरी सोच में डूबा हो, कि इतनी बड़ी ट्रेन और इतनी तेज आवाज़ किसी को सुनाई या दिखाई ना दे। पता नहीं क्यों मुझे आपकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, पर फिर भी मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जो कह रहे हैं वही सच हो। चलता हूँ। इतना कहकर पुलिस वहाँ से चली जाती है। रवि जब अपने कमरे की ओर बढ़ता है तभी उसकी नज़र निशा की माँ पर पड़ती है। वो उन्हें उदास देखकर उनके करीब जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है, क्योंकि वह उनकी बेटी की रक्षा न कर सका। उनकी बेटी का हत्यारा है, उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है। रवि उनसे कहता है, आप चाहें तो मुझे कोई भी सज़ा दे सकती हैं, मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं उसी के काबिल हूँ। पर निशा की माँ रवि की हालत को समझती है। वो रवि से कहती है, तूने तो उसे उसकी हर तकलीफ, हर दर्द से छुटकारा दिला दिया,
उसे जिल्लत भरी जिंदगी से आज़ाद कर दिया। तू उसे कैसे मार सकता है? ये बात सुनकर रवि रो पड़ता है। वहाँ खड़े सभी रो पड़ते हैं। रवि अपने कमरे में जाने लगता है। तभी रवि की माँ रवि से माफ़ी मांगती है। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा रहती है। रवि की माँ कहती है, मैं तो एक माँ होने के नाते अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोच रही थी। ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। तभी रवि माँ से कहता है, मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ माँ। इतना कहकर रवि अपने कमरे में चला जाता है। रवि की ये बात सभी के दिल पर लग जाती है। दूसरे दिन रिया अपने भाई से माफ़ी मांगती है। रवि जब सोया रहता है तभी रिया रवि का पैर पकड़कर रोने लगती है। रवि की नींद खुल जाती है। रिया कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए भैया, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपका दिल दुखाया है। बिना सोचे समझे मैंने आपको बहुत कुछ कह दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। रवि रिया से कहता है, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। अगर गलती है तो वो मेरी किस्मत की। ये कहकर रवि उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। रवि को अपनों के रवैये और उनकी बातों से काफ़ी चोट पहुँची रहती है। उसे बहुत तकलीफ़ रहती है। उसके दिल पर एक बहुत बड़ा घाव रहता है, पर वो इन सब के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराता। उसे शिकायत है तो खुद से और अपनी किस्मत से। वो अगर किसी को इन सब के लिए दोषी मानता है तो वो अपने आप को और अपनी किस्मत को। पूरे घर में अगर रवि को कोई समझता है तो वो है उसकी भाभी। रवि की भाभी रवि को बहुत अच्छे से समझती है, रवि का पूरा ख्याल रखती है। रवि का ये फैसला उन्हें अंदर ही अंदर कचोटता है। उन्हें भरोसा ही नहीं होता कि इतने बड़े फैसले की वजह सिर्फ माँ और रिया की नाराज़गी है। वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि इतने बड़े फैसले के पीछे सिर्फ यही वजह हो सकती है। तभी अचानक एक दिन आनंद इस बारे में भाभी से बात करता है। आनंद भाभी से कहता है, भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि रवि हमसे कुछ छुपा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं इतने बड़े फैसले के पीछे कोई और ही वजह है, कोई ऐसी बात जो वो हम सबको बताना नहीं चाहता। भाभी भी आनंद की बात से सहमत रहती है। उसे भी लगता है कि रवि ज़रूर हमसे कुछ छुपा रहा है। भाभी कहती है कि मुझे भी न जाने क्यों ऐसा ही लगता है, पर कैसे पूछूं उससे। मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती उसके सामने जाने की। 3-4 दिनों तक भाभी रवि से कुछ नहीं कहती। रवि की खामोशी और उसकी ऐसी हालत देखकर जब उनसे रहा नहीं जाता तो वो रवि से पूछ बैठती है। वो रवि के लिए काका से उसके कमरे में उसका खाना भेजती है, पर रवि खाना खाने से इनकार कर देता है और काका से खाना वापस ले जाने को कहता है। काका खाना वापस ले जाते हैं। भाभी दोबारा रवि का खाना लेकर उसके कमरे में जाती है, उसे खाना खाने के लिए कहती है। वो उससे कहती है, खाना क्यों नहीं खा रहा? रवि कहता है, अभी भूख नहीं है, जब भूख लगेगी तब खा लूँगा। मगर भाभी के समझाने पर रवि थोड़ा खाना खाता है। रवि के सभी दोस्त उस वक्त रवि के पास ही होते हैं और उसी वक्त भाभी रवि से पूछ बैठती है। भाभी रवि से कहती है कि एक बात पूछूं, सच सच बताएगा? क्या तुझे लगता है कि तूने जो फैसला लिया वो सही है? क्या इतने बड़े फैसले के पीछे सिर्फ रिया और माँ की नाराजगी थी? क्या बस यही वजह थी जो तूने इतना बड़ा कदम उठाया? रवि भाभी की बात को समझता है कि भाभी उससे क्या पूछना चाह रही है, मगर रवि बिल्कुल खामोश रहकर सिर्फ उनकी बातें सुनता है। भाभी कहती है, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जो तू करने जा रहा है उससे तू अपनी निशा को हमेशा के लिए खो देगा? जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि तेरे लिए माँ और रिया को समझाना कोई मुश्किल था। जो इंसान अपनी पत्नी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है, जिसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं, जिसने हमेशा हर मुसीबत का सामना डट कर किया,
अपनी जान की भी परवाह नहीं की, वो आज अपनों से हार गया। इतना सब कुछ होने के बाद भी तूने निशा का हाथ नहीं छोड़ा, जो हमेशा उसके साथ खड़ा रहा, उसकी हिम्मत बनकर हमेशा उसे हौसला देता रहा। उस इंसान ने बस इतनी सी बात पर इतना बड़ा कदम उठा लिया, इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गया, हार गया। मैं नहीं मानती, मेरा दिल ये मानने को तैयार ही नहीं कि इस फैसले के पीछे इतनी छोटी सी वजह हो सकती है। निशा पर जो भी मुसीबत आई, उसके बीच तू चट्टान बनकर खड़ा रहा, यहाँ तक कि उसकी मौत से भी लड़ गया। जो इंसान मौत को भी मात दे दे, वो कैसे हार सकता है? जरूर कोई ऐसी वजह है, कोई ऐसी बात जो तू हम सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा सच जिसे तूने अपने सीने में दफन कर रखा है। रवि भाभी की बातें सिर झुकाकर बस सुनता रहता है। वो कुछ भी नहीं कहता, पर उसके आंसू उसके अंदर के दर्द को बयां करते हैं। भाभी की बातें सुनकर रवि के दोस्तों को भी लगने लगता है कि रवि शायद सचमुच कुछ छुपा रहा है। वो भी उस सच को जानना चाहते हैं। भाभी कहती है, तेरी ये झुकी हुई नजरें, तेरे आंसू कह रहे हैं कि तू अंदर ही अंदर घुट रहा है। रवि, तू मेरा वो बेटा है जिसे मैंने अपनी कोख से जन्म तो नहीं दिया, पर अपनी औलाद से बढ़कर माना है। क्या एक माँ का इतना भी हक नहीं कि वो जान सके कि उसके बेटे को कौन सी बात अंदर ही अंदर खा जा रही है? उसे कौन सी तकलीफ है जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुट रहा है? माँ होने के नाते इतना तो जान सकती हूँ ना, तू इतना कमजोर नहीं है, तू इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। बोल रवि, ऐसी कौन सी वजह है जो तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया? ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से तूने अपनी निशा को खुद से दूर कर दिया? भाभी के बार बार पूछने के बाद भी रवि खामोश रहता है। सभी वो सच जानना चाहते हैं जो रवि बताना नहीं चाहता। रवि नहीं चाहता कि वो सच सामने आए। वो नहीं चाहता कि माँ की वो बातें किसी को भी पता चले। तभी भाभी कहती है, मुझे तेरी इस चुप्पी से डर लग रहा है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसे चुप मत रह, कुछ बोल रवि। इतना कहने के बाद भी रवि की खामोशी टूटने का नाम ही नहीं लेती। भाभी कहती है, अगर तू मुझे सचमुच अपनी माँ मानता है तो सच सच बता, वो कौन सी वजह है जिसने तुझे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? क्यों तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी? क्यों अपने ही हाथों से अपने प्यार का गला घोट दिया तूने? तभी रवि कहता है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई वजह नहीं। रवि के कुछ ना बोलने पर भाभी रवि को अपनी कसम दिलाती है, जिससे मजबूरन रवि को वो सच बताना पड़ता है। तुझे मेरी कसम, अगर तू सचमुच मुझे अपनी माँ मानता है तो सच सच बोल। इतना कहने के बाद भी रवि खामोश रहता है। रवि की खामोशी देख भाभी वहां से जाने लगती है। तभी रवि उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेता है। भाभी की कसम रवि की चुप्पी को तोड़ देती है। आखिरकार रवि को बताना ही पड़ता है कि उसे इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ा, क्यों उसने अपनी निशा को खुद से अलग कर दिया। रवि कहता है कि जब कोई माँ अपने बेटे से अपने दूध का कर्ज अदा करने को कहे तो वो बेटा क्या करे। मुझे मेरी माँ के दूध का कर्ज अदा करना था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं अपनी माँ के दूध को गाली नहीं देना चाहता और ना ही अपने प्यार को बीच राह में छोड़ सकता था। मुझे उस वक्त जो सही लगा मैंने वही किया। रवि की बातें सुनकर मानो सबके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। ये बात जानकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब ना तो किसी के पास कोई सवाल था और ना ही कोई जवाब। किसी को भी यकीन नहीं होता कि माँ ने रवि से इतनी बड़ी बात कही है। किसी के भी ये बात हलक से नहीं उतरती कि कोई भी माँ अपने ही बेटे से अपने दूध का कर्ज अदा करने को कहे। कोई भी माँ
अपने दूध का हिसाब कैसे मांग सकती है? ये सच सबके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। रवि अपनी भाभी से कहता है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। मुझे अगले जन्म में अपनी कोख से जन्म दीजिएगा। ये कहते हुए रवि भाभी की गोद में अपना सर रखकर रोने लगता है। रवि को ऐसे देख सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाभी बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। ये सच किसी के दिमाग से निकलने का नाम ही नहीं लेता। ये कोई छोटी सी बात नहीं जो सब भूल जाते हैं कि एक माँ ने अपने एक बच्चे की ज़िंदगी संवारने के लिए अपने दूसरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। भाभी को जब से ये सच्चाई पता चली तब से वो बहुत बेचैन रहती। वो एक पल के लिए भी भूल नहीं पाती है। उसके अंदर न जाने कितने सवाल उमड़ते हैं। वो माँ को जब भी देखती तो उसे वो बातें याद आने लगती। वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है, चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाती। उधर रवि निशा की याद में एक एक पल एक एक दिन गुजार रहा होता है। भाभी से रवि की हालत देखी नहीं जाती। धीरे धीरे निशा को गए 12 दिन गुजर गए। अगले दिन निशा की 13वीं है। आज सभी उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तभी अचानक अजय का 6 महीने का बच्चा बहुत रो रहा होता है। माँ अजय की पत्नी से कहती है कि बच्चा काफ़ी देर से रो रहा है, शायद उसे भूख लगी है। वो सभी रसोई में काम कर रही होती है। भाभी भी उस वक्त वहीं होती है। अजय की पत्नी बच्चे का दूध बनाकर उसे पिलाने के लिए ले जाती है। तभी माँ उससे कहती है, अभी बच्चा बहुत छोटा है, कम से कम उसे 6 महीने तक अपनी माँ का दूध मिलना चाहिए। माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसे अच्छे से माँ का दूध मिलना चाहिए। जब ये बात दया सुनती है तो वो खुद को रोक नहीं पाती और वो बोल उठती है, हाँ, अच्छे से पिला उसे अपना दूध, क्योंकि बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वक्त आने पर वो उससे अपने दूध का कर्ज अदा करा सके। क्यों माँ, सही कह रही हूँ ना? इतना बोलकर दया वहाँ से चली जाती है। माँ दया की बात समझती है कि उसका इशारा उसी की तरफ है। दया काफ़ी गुस्से में रहती है। वो जब रसोई से बाहर निकलती है तो उसकी बेटी उससे टकरा जाती है और उसके हाथ में लिया सामान नीचे गिर जाता है। वो अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा करती है। वो सारा गुस्सा अपनी बेटी पर निकालने लगती है। तभी दया का पति उससे बोलता है, क्या हो गया है, क्यों बिगड़ रही हो उस पर? तभी दया अपने पति पर भी गुस्सा करने लगती है, जिसकी वजह से उन दोनों में बहस होने लगती है। दया कहती है, आपको तो पूरी देश दुनिया की खबर रहती है, पर आपके घर में क्या चल रहा है इसके बारे में आपको कुछ खबर नहीं होती। आप सिर्फ अखबारों की दुनिया में ही खोए रहिए। आज से पहले दया ने कभी भी अपने पति से इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। उसने तो अपने पति से क्या, किसी से भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, किसी पर इतना गुस्सा नहीं किया। जब उन दोनों में बहस होती है तो माँ दया से कहती है, मेरा गुस्सा किसी और पर क्यों निकाल रही है? जो कहना है मुझे कह, क्योंकि गलती मैंने की है तो सज़ा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। दया उस वक्त इतने गुस्से में होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रही है। गुस्से में न जाने वो माँ को भी क्या क्या बोल देती है। दया का पति बार बार उसे चुप रहने के लिए बोलता है, पर वह चुप नहीं होती। वो माँ को भी बहुत कुछ कह जाती है। वहाँ ठहरे सभी ये सारी बातें सुनते हैं। दया की बातों से उसके पति को बहुत गुस्सा आता है। उन्हें सच्चाई के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जब रवि को भाभी की आवाज़ सुनाई देती है तो रवि अपने कमरे से निकलकर ऊपर से सब कुछ देखता है। तभी रवि के भैया का हाथ दया पर उठ जाता है, मगर वो खुद को रोक लेते हैं। रवि ऊपर से ये सब कुछ देख रहा होता है। सभी ये देखकर डर जाते हैं। अपने पति का हाथ उठाना दया से बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है, आज आपने मुझे मेरी जगह दिखा दी कि मेरी इस घर में क्या जगह है। दया के लिए ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। ज़िंदगी में पहली बार दया के पति ने उस पर हाथ उठाया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। रवि ये सब कुछ देख रहा होता है। पहली बार उसने अपनी भाभी को इतने गुस्से में और इतनी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए देखा। रवि जानता है कि उसकी भाभी को उसकी बहुत फिक्र है।
मगर रवि को ये सब देख कुछ ठीक नहीं लगता। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। इस कहानी में आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।